हेलो दोस्तों, इमेजिन करो कि आपके पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब है कि हर एक मीटर पर लैम्डा कूलम चार्ज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये होता 10 कूलम पर मीटर, तो हर एक मीटर पर 10 कूलम का चार्ज होता। तो अब हम इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, इस साइड भी बाहर की तरफ होगा, या मैं कहूं तो ये 3D में बाहर की तरफ होगा। जैसे कि मान लो ये एक वायर है, तो ये जो आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सब तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर लेफ्ट राइट सब तरफ, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हमने देखो इधर ऐसे दिखा दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड भी सेम होगा। क्लियर है? अब यहां पे डिस्टेंस था आर, और इस आर डिस्टेंस पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेप नंबर वन अपना होगा कि सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस पूरा क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात, ये गॉसियन सरफेस एक इमेजनरी सरफेस होता है, इस वजह से देखो मैंने इसे डॉटेड लाइन से दिखाया है। और जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है ये बना है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, जो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस हमने आर लिया है, जितने पॉइंट पर, जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? और इस गॉसियन सरफेस का लेंथ हमने लिया है एल, और उसका रेडियस है आर। तो इस सिलेंडर का टोटल 3 सरफेस होगा, 2 फ्लैट होगा, एक अप साइड और एक डाउन साइड, और साथ में जो ये बीच में है इसे हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। देखो मैंने यहाँ पर एक बैटरी रखा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का ही है। तो देखो ये जो टॉप है ये फ्लैट सरफेस है, इसके बॉटम में भी फ्लैट होगा, और साथ में जो ये साइड में है ये आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो हमने सबसे पहले बनाया एक गॉसियन सरफेस, और उसके अंदर कुछ चार्ज को हमने इसके अंदर कैद कर दिया। अब ऊपर वाले सरफेस को हमने नाम दिया S2, इस कर्व सरफेस को हमने नाम दिया S1, और साथ में जो ये नीचे का जो सरफेस था, जो फ्लैट सरफेस था, इसका हमने नाम दिया S3। और जैसा कि आपको पता है कि जो सरफेस होता है, जो एरिया होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो भाई, ये जो ऊपर का सरफेस है जिसे मैं आपको एक बैटरी के हेल्प से दिखा रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो तो ये ऊपर आएगा। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर जो होगा सेकेंड सरफेस का, ये होगा अप साइड। क्लियर है? ये ऐसे बाहर निकलता हुआ। सेम उसी तरीके से जो ये बॉटम का जो एरिया है, जो एक सर्कल है, इसका एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे नीचे की तरफ। और ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया तो बाहर की तरफ ही होगा, जो डायरेक्शन है ये ऐसे, देखो यहां पर ना ऐसे बाहर निकलता हुआ होगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी। फिलहाल मैं इस साइड ले रहा हूं। तो हमने एक बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर किया, सरफेस एरिया, जिसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर में है। सेम S3 का भी जो एक छोटा सा एरिया लिया, ये भी इसके परपेंडिकुलर नीचे इस सरफेस के। और ये जो S1 है ये भी कर्व सरफेस एरिया के इधर परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान से देखना, S2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो छोटा सा एरिया है DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। और S3 और E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है ds। ds का मतलब है छोटा सा सरफेस एरिया। अच्छा, बीच में डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि फ्लक्स जो होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो और आंसर आपको स्केलर मिले, तो दोनों का होता है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब मैं इसे अलग अलग करके लिख देता हूं। टोटल 3 सरफेस था, S1, S2 एंड S3। तो S1, S2 एंड S3, तो ये हो जाएगा E डॉट DS1, E डॉट DS2 एंड E डॉट DS3। आपको यहां पर बस E लिखना है ना, E2 नहीं लिखना है, ये मैंने गलती से लिख दिया है।
अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो यहां से वेक्टर का साइन रिमूव हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ई डी एस वन कॉस थीटा, ई डी एस टू कॉस थीटा, ई डी एस थ्री कॉस थीटा, और हम एंगल रख देंगे जैसे कि देखो भाई, वन डी एस वन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है जीरो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस जीरो। और बाकी जगह पर अगर आप चेक करोगे, डी एस टू और ई के बीच में और डी एस थ्री और ई के बीच में, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस 90 कॉस 90, और कॉस 90 होता है जीरो। तो ओवरऑल ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। और अगर मैं आर डिस्टेंस का बात करूं, तो हर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट था, तो हमने उसे बाहर निकाल दिया, तो यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds, छोटे से सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। लेकिन कौन से छोटे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन? S1। क्लियर है? और अगर मैं फर्स्ट सरफेस का बात करूं, तो आर डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इस कर्व सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस हमेशा क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये बचा इंटीग्रेशन डी एस वन, और डी एस वन क्या था? बहुत छोटा सा एरिया। तो अगर मैं इसे ऐड कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ऐड करना, तो अगर ये छोटा छोटा एरिया मैं जोड़ते जाऊं, तो ये टोटल मिल जाएगा हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इंटू एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? तो ये होता है आपका 2 पाई आर एल। तो हमने यहां पर लिख दिया 2 पाई आर एल इंटू ई, जिसे कि हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी जानते हैं कि गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स जो होता है ये होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये भी किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो देखो भाई, ये भी फ्लक्स था और ये भी क्या है? फ्लक्स है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेमडा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू लेंथ। ठीक है, लेमडा इंटू लेंथ, इतने लेंथ में ही तो चार्ज हम अपने को निकालना था ना। अब लेमडा इंटू एल, अब यहां से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में जो रिलेशन है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो आप देख सकते हो ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा इस वायर से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आप याद रखना कि ये दोनों चार्ज की वजह से है। जो गॉसियन सरफेस के बाहर में चार्ज है और जो गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है, दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।